हेलो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। वो जो मेरी पहली वीडियो थी जिस पे 1000 से ज़्यादा व्यू आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई इसका पार्ट 2 लेके आओ, तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जाकर पहले देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 1 की लिंक दे दूँगा। तो उसी के बाद आप इस पार्ट को देखना, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिनहुक के सामने एक मिस्टीरियस मैन आ जाता है जो कि दावा करता है कि वो जिनहुक को जानता है और जिनहुक उसको पहचानने तक से मना कर देता है। जिन्हों की ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। और वो जिनहुक से बोलता है, क्या तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना? तभी जिनहुक अपनी आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिवेट करके उसका स्टेटस बार देखने की कोशिश करने लग जाता है। फिर हमें उस मिस्टीरियस मैन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसमें उसका नाम, उसकी स्किल और उसके लेवल के बारे में जानकारी दी हुई होती है। तो उसकी जानकारी कुछ इस तरीके से होती है। इस आदमी का नाम होता है चुन यूसंग, लेवल 29 होता है, यानी कि 29 इसका लेवल होता है। और इसकी जो सारी स्किल्स हैं वो स्वॉर्डमैनशिप से रिलेटेड होती है। और इसकी स्किल को कॉपी करने के लिए ये कंडीशन आती है कि यूसुंग को लगता है कि वो तलवारबाजी में सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर तुमने उसका ये विश्वास तोड़ दिया, तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुमने उसको तलवारबाजी में हरा दिया तो तुम उसकी कोई भी एक स्किल को कॉपी कर सकते हो। तभी जिनहुक यूसंग की तलवार को देखते ही उस तलवार को पहचान जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये तो वही तलवार है जो उस म्यूजियम से गायब हो गई थी, जो कि हम लोगों ने देखा था कि दूसरे एपिसोड में जहाँ पर हमारा जिनहुक गया था। फिर जिनहुक सोचने लग जाता है कि अच्छा, तो यही वो आदमी है जिसने वो तलवार वहाँ से गायब की थी और वो बैरियर वहाँ पे लगाया था। फिर जिन्होंने सोचने लग जाता है कि जब टावर ऑफ ट्रायल सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, तब मैंने एक बंदे को हराया था और उस हार के बाद वो बंदा कंटिन्यूसली मेरे पीछे ही पड़ गया था उस गेम में, ताकि वो मुझे हरा सके। वो प्लेयर मुझे कहीं पे भी ढूंढ लेता था, चाहे मैं गेम में कहीं पे भी चला जाऊं, लेकिन वो मुझे चैलेंज देने के लिए कहीं पे भी ढूंढ लेता था और मेरे पीछे ही पड़ गया था। वो जब तक हार नहीं मानने वाला था, जब तक वो मुझे एक बार हरा नहीं देता। तो मेरे ख्याल से शायद ये वही लड़का है जो गेम में मेरे पीछे पड़ा रहता था। फिर जिन्हों बड़ी ही अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है कि तुम तो वही पागल स्टोकर हो ना जो गेम में मेरे पीछे पड़ा रहता था। मुझे लगा ही था तुम मुझे नहीं पहचानोगे, क्योंकि गेम अब रियलिटी बन चुका है और तुमने मुझे सिर्फ उसी हद तक देखा था। फिर जिन्हों बोलता है कि अरे यार, मुझे याद है, मैं म्यूजियम में गया था, तब मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। तुम वही कमीने हो जो पूरा दिन मेरा पीछा करते रहते थे और मुझे चुनौती देते रहते थे। फिर यूसुंग बोलता कि इस बार मामला थोड़ा सा अलग होगा, मैं तुमको इस बार हरा के रहूंगा। फिर यूसुंग बोलता है कि इस बार जबकि हम दोनों ने ही शुरू से शुरू किया है, तो इस बार तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारने वाला। फिर जिनहुक बोलता है कि अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि मेरे जो साथी हैं वो सिर्फ खड़े होकर यहाँ पे देखेंगे नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा यूसंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है, जिसको देखकर यूसंग बोलता है कि टेरेसा, तुमने एक बहुत ही एनोइंग टीममेट चुना है। और फिर यूसंग बोलता है कि मैं किसी को भी हमारी फाइट के बीच में नहीं आने दूंगा। और ये बोलकर यूसुंग अपनी बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल को इस्तेमाल करने के लिए यूसुंग अपनी तलवार को ज़मीन पर दे के मारता है, जिससे वो एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेता है जहाँ पर वो फाइट करेंगे, वो भी कुछ समय के लिए। और हम देखते हैं कि यूसुंग के तलवार ज़मीन पर मारने की वजह से वहाँ पर एक बैरियर जैसा कुछ बनने लग जाता है, जिससे उसका एरिया सिलेक्ट होने लग जाता है जहाँ पर वो लोग फाइट करने वाले हैं। लेकिन जब तक एरिया सिलेक्ट हो रहा था, तब तक हम देखते हैं कि जिन्हुक उस कबर में हाथ मारता है जिसको वो देखने के लिए आए हुए होते हैं, और उस कबर में से कुछ गोली सी निकाल लेता है बाहर की तरफ। टेरेसा जिन्हुक को उस बैरियर के अंदर फंसता हुआ देखकर उसकी तरफ चिल्ला के बोलती है कि जिन्हुक संभल कर। और जिन्हुक बड़े ही आराम से टेरेसा को बोलता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल की वजह से वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो होते वहीं पे हैं, लेकिन टेरेसा उनको देख नहीं सकती और ना ही उस एरिया में वो वहाँ पर जा सकती है। और हम लोग देखते हैं कि जिनहुक और यूसुंग एक अलग से एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग फाइट करने वाले होते हैं। यूसुंग बोलता है कि अब ठीक है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती देता हूँ फाइट की। ये बातें बोलकर यूसुंग अपनी 1-on-1 की लेवल 5 की स्किल को एक्टिवेट कर देता है। इस स्किल 1-on-1 का इस्तेमाल करने की वजह से यूसुंग के सभी स्टैट्स 10% बढ़ जाते हैं, मतलब उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस 10% ज़्यादा हो जाती है। और इसी की दूसरी तरफ इसका जो ओपोनेंट होता है उसके 10% सभी में कमी आ जाती है, मतलब सभी स्टेट में 10% की कमी आ जाती है, जिसको देखकर जिन्हुक थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी जिन्हुक सोचता है कि इस कमीने ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना दिया, मतलब इसकी वजह से मुझे 10% की मतलब कमी आ गई है मेरे स्टेट्स के अंदर और मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, और ये सिचुएशन बिल्कुल उसी के फेवर में है।
तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के सामने एक नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की तरफ से कि आपके और अपोनेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से जो स्पेशल कंडीशन होती है फ्यूजन स्किल की वो पूरी हो चुकी हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जब ओवरवेलमिंग डिसएडवांटेज पाई जाती है किसी भी स्किल को कॉपी करने की कंडीशन में, तो वो कॉपी कंडीशन मॉडिफाई हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम उस कॉपी कंडीशन को पूरा किए बिना ही यूज़र को और स्किल को कॉपी करने का मौका दे देता है। इसका मतलब जिनहुक अब बिना उसकी कॉपी कंडीशन को पूरा किए ही उसकी स्किल को कॉपी कर सकता है। फिर जिनहुक बोलता है कि मैं यूसुंग की यूनिक एबिलिटी को कॉपी करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनहुक ने सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड नाम की एबिलिटी को कॉपी कर लिया होता है, जो कि यूसुंग की होती है। इस एबिलिटी को कॉपी करने की वजह से जो जिनहुक की समझ थी तलवारबाजी की वो 200% ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और उसकी बॉडी अब नेचुरली तलवारबाजी करने लग जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि जो स्किल जिनहुक ने उससे कॉपी की थी वो मेमोरी बुक ऑफ वर्ल्ड में वो सेव कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यूसंग जिनहुक की तरफ बढ़ने लग जाता है अटैक करने के लिए, ये बोलकर कि तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो, इतने शांत मत खड़े रहो और बचने की तैयारी करो। यूसुंग की ये सारी बातें सुनने के बाद जिन्हुक अपने डैगर को स्पॉन कर लेता है और अपने हाथ में ले लेता है। और जैसे ही यूसुंग जिन्हुक पर अटैक करने लग जाता है, जिन्हुक उसके सभी अटैक को डोज कर लेता है या फिर वो उससे फाइट करने लग जाता है। जिन्हुक को इस तरीके से उसकी तलवार का मुकाबला करते हुए देखकर यूसुंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और यूसुंग बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है और तुम इतना अच्छा कैसे लड़ रहे हो मुझसे। और जिन्हुक एक बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ बोलता है कि तलवारबाजी कितनी मज़ेदार है यार। उसकी ये सारी बातें सुनकर यूसुंग फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलने लग जाता है तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो। और फिर यूसुंग अपनी सोल चेजिंग सोड एनर्जी स्किल को इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी अटैक की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी जिन्हुक उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डोज कर रहा होता है। फिर जिन्हुक बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जोर नहीं लगा रहे हो, वो भी एक ऐसे बंदे के खिलाफ जिसको तलवारबाजी आती भी नहीं। क्या यही तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप है? फिर यूसिंग बड़े ही गुस्से में जिन्हुक को बोलता है कि तुम अपने आप को नौसिखिया बता रहे हो अजी, और समझ जाओ, उसको मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। जिन्हुक सोचता है कि अगर मैं ऐसे इससे लड़ता गया तो मेरा डैगर जल्दी ही टूट जाएगा, मुझे कुछ करना ही होगा। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो स्वॉर्ड एनर्जी के खिलाफ लड़ाई कर सके। और तभी वो गोली निकाल लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक अपने डैगर और उस ब्लैक कलर की गोली को फ्यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूज़न ओवर रैंक एक्टिवेट हो जाता है, जिसके फ्यूज होने से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है, जिसे यूसुंग भी देख नहीं पा रहा होता और वो अपनी आंखों को बचा रहा होता है रोशनी से, जो कि उस फ्यूजन से आ रही होती है। उन दोनों चीज़ों की फ्यूजन करने की वजह से जिन्हुक को एक नई स्किल मिल जाती है, जिसका नाम होता है ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड। इस स्किल की वजह से जो उसका तलवारबाजी का जो ज्ञान होता है वो 500% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब उसकी बॉडी अपने आप तलवारबाजी करने लग जाएगी। जिन्हुक यूसंग की तरफ देखता है बड़े ही खतरनाक तरीके से और बोलता है कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ, अब तुम आ सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक दो तरीके की स्किल को एक ही साथ एक्टिवेट कर देता है। एक तो होती है ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड, जो कि हमने पहले ही देख ली है, और एक होती है लेवल 1 की नाइट ऑफ द ब्लैक मून हैज़ बीन एक्टिवेटेड। इतनी सारी स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से जिन्हुक की बॉडी में दर्द होने लग जाता है और जिन्हुक सोचने लग जाता है कि अभी मेरी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि मैं इतनी पावर को हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि मेरा लेवल अभी तक एक ही है। और फिर जिन्हुक सोचता है कि मुझे इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा, वरना मैं इस पावर को ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊंगा। जिन्हुक से इतनी सारी एनर्जी को निकलता हुआ देखकर यूसुंग भी 1 मिनट के लिए तो हैरान ही हो जाता है कि आखिर इसने इतनी पावर अचीव कैसे की। फिर यूसुंग सोचता है कि मैंने बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल का इस्तेमाल किया है, जिसमें सब कुछ मेरे फेवर में होना चाहिए, मेरा अपोनेंट मुझसे वीक होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इससे जीत क्यों नहीं पा रहा। फिर यूसुंग सोचता है कि ये गेम में भी हमेशा मुझे मार देता था, तो क्या अब मैं असल ज़िंदगी में भी इससे मरने वाला हूँ। पर गेम के बाहर जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मैंने अपना बेस्ट दिया होता है तुम्हें हराने के लिए, और जब भी मैं तुमसे हारता था तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाता था और मैं हर बार यही सोचता था कि आखिर क्यों मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे की तरफ, जहाँ पर यूसंग बोल रहा होता है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, आई कांट एक्सेप्ट इट, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार हमला करने के लिए जिन्हुक की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन जिन्हुक उसके सभी अटैक को आते हुए देख लेता है और उन सभी अटैक को डोज करने लग जाता है और साथ में ही जवाबी हमला करना शुरू कर देता है। फिर यूसंग बड़े ही हैरानी के साथ बोलता है कि तुमने मेरी सोड एनर्जी को बीच में से काट दिया, ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्हुक यूसंग के पीछे आ जाता है और बोलने लग जाता है कि मैंने तुमसे भी कहीं तेज अपोनेंट से सामना किया था और मैंने उसके ऊपर ऐसे ऐसे अटैक किए थे जो कि मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर किए भी नहीं हैं। और फिर तभी जिन्हुक यूसंग पर हमला करना शुरू कर देता है।
फिर हम देखते हैं कि यूसिंग उसके अटैक को कैसे भी करके बड़ी ही मुश्किल के साथ ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसको ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसका घुटना तक नीचे आ जाता है उसके प्रेशर की वजह से। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक जैसे उस पर दूसरा अटैक करता है, यूसुंग उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो अपनी तलवार से हाथ धो बैठता है। मतलब उसके हाथ से तलवार छूटकर दूर चली जाती है। जिनहुक उसकी तरफ बड़ी ही ईविल स्माइल के साथ देख रहा होता है। फिर जिनहुक बोलता कि ऐसा लगता है कि मैं तुमसे जीत गया हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं है मैंने तुम्हें कितनी बार हराया होगा। फिर यूसुंग जवाब देता है कि 138, इस बारी को मिलाकर तुमने मुझे टोटल 138 बार हराया है, तो अब मुझे मार डालो। फिर जिनहुक थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि लगता है अगली बार जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो वो 139 हो जाएगा। जिनहुक की ये बात सुनकर यूसिंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि आखिर ये मुझे मारने नहीं वाला क्या। फिर जिनहुक बोलता है कि क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि टावर ऑफ ट्रायल अब कोई मजाक नहीं रहा, जहाँ पर हम किसी को भी ऐसे ही मार सकते हैं। यहाँ पर रैंकर भी अपना गार्ड डाउन करते ही बड़ी आसानी से मर जाते हैं अब। और अब हम ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं खो सकते जो ताकतवर हो, जैसे कि हम तुम्हें नहीं खो सकते बिल्कुल भी। और ये बात बोलकर जिनहुक अपना हाथ यूसंग की तरफ बढ़ाता है उसको ऊपर उठाने के लिए, और सोचने लग जाता है कि मुझे 60 दिन वापस लगेंगे एक ही प्लेयर से दोबारा से कोई स्किल कॉपी करने के लिए। और फिर जिनहुक अपने मन में बड़ी ही इविल स्माइल करते हुए सोचने लग जाता है कि मुझे तो इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वापस से, ये अपने आप ही मुझे चैलेंज करता हुआ वापस आ जाएगा। और फिर जिनहुक सोचता है कि जबकि ये मुझे अपनी स्किल देने ही वाला है, तो फिर वो लेवल 1 की अपनी कम्यून स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उनकी दोस्ती थोड़ी सी बन जाती है, यानी कि वो दोस्त का व्यवहार करने लग जाता है जिनहुक। फिर यूसंग जाते जाते बोलता है जिनहुक को कि इस बार तो मैं हार गया हूँ, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो नतीजे कुछ अलग होंगे। और जिनहुक बोलता है मैं अगली बारी का इंतज़ार करूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूसंग की जो स्किल होती है, जो बैटल सिलेक्शन स्किल होती है, वो डीएक्टिवेट हो जाती है और वो लोग वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो गए थे। और यूसिंग जाते जाते बोलने लग जाता है कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो मुझे तुम्हारा रियल नाम अभी तक पता नहीं है। फिर जिनहुक बोलता है कि हम इतने भी ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं बने जो मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं। फिर यूसिंग बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल नाम से ही बुलाऊंगा। और जिनहुक भी सोचने लग जाता है क्या ओरिजिनल नाम। फिर जिनहुक बड़े ही अजीब चारा बनाते हुए कहता है नहीं नहीं, वो मत कहना, वो मत कहना, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें अपना नाम बताने के लिए तैयार हूँ, रुक जाओ। लेकिन तभी यूसिंग बोलता है कि फिर मिलेंगे पूफ फार्ट। जिनहुक का ये नाम सुनने के बाद टेरिसा भी थोड़ा बहुत हंसने लग जाती है और जिनहुक सोचने लग जाता है कि मैंने क्या सोच के घटिया नाम उस दिन गेम में रखा था। तभी इसके बाद शीन शिफ्ट होता है हमारी दूसरी रेड पार्टी की तरफ, जो कि अभी भी रेड कर रही होती है। उनमें एक आदमी लीडर को बोलता है ह्यूंग। तभी रेड पार्टी का एक मेंबर लीडर से बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आगे वाले मॉन्स्टर को अभी तक पहले से ही मार दिया होगा किसी ने। और लीडर बोलता है तुम्हें क्या बोल रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है कि मेरा जो पता लगाने वाला जादू है वो किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब आगे वाले राक्षसों को किसी ने पहले ही निपटा दिया हो। फिर उस आदमी के रेडार में कोई ना कोई उसको दिखाई देने लग जाता है और वो बोलता है कि हमारी तरफ कोई ना कोई तो ज़रूर आ रहा है। और हम लोग देखते हैं कि उस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आके खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर पार्टी के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद सभी लोग बोलने लग जाते हैं ये तो पागलपन है, ये तो आयरन गोलम है यार। तभी दूसरे पार्टी के लोग बोलते कि एक मिनट रुको, क्या उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है। तभी उस पार्टी का जो लीडर होता है वो उस गोलम के ऊपर खड़े हुए बंदे को देखकर बोलने लग जाता है कि ये अपीयरेंस तो एक हाई रैंकिंग वेम्पायर की है। और तभी वो वेम्पायर बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है इंसानों, और बड़े ही प्यार और आदर के साथ उन सभी का वेलकम करता है इस रूइन में आने के लिए। और वो वेम्पायर बोलता है कि मेरा नाम वेलेस है, मैं एक ब्लड किंग हूँ जो जिंजो को सर्व करता है, जो कि इस रूइन की मालिक है या फिर कहें कि बॉस है। लेकिन तभी पार्टी के सभी लोग उस वेम्पायर की गर्दन पर तलवार रख देते हैं और बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम हम तक क्यों पहुँचे हो, तुम बिना किसी कारण के तो हम तक नहीं पहुँचना चाहोगे। तभी वो वेम्पायर बोलता है कि तुम्हारे व्यवहार को देखकर लगता है कि तुम ही लीडर हो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और वो लीडर भी शॉक हो जाता है कि क्या प्रस्ताव लेके आए हो, क्या है प्रस्ताव। फिर वो वेम्पायर बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक चॉइस देना चाहता हूँ कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो या फिर मुझे जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। और अपनी एक उंगली उस तलवार पर लगा देता है, जिससे उसके शरीर की कुछ खून की बूंदें ज़मीन पर गिर जाती है। फिर वो वेम्पायर ब्लड फेस्ट नाम की एक यूनिक एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है, जिस स्किल की मदद से वो आसपास के शरीर के सभी खूनों को, मतलब जितने भी शरीर वहाँ पे है उन सभी के शरीर के खून को कंट्रोल कर सकता था।
और उन सभी को डराते वक्त बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे पास नहीं आए, मेरे साथ नहीं चले आराम से, तो तुम में से आधे लोग यहीं के यहीं मारे जाएंगे। उस वैम्पायर की ये बात सुनकर वो लीडर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो देखता है कि उसके पीछे ही उसके 2 मेंबर्स बिल्कुल मर चुके थे क्योंकि उनके शरीर का सारा खून निकाल लिया गया था। और तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर जिनहुक को जो सामान चाहिए होता है उस कब्र से वो उसको मिल जाता है और टेरेसा को जो सामान चाहिए होता है वो उसका डिवाइन प्यूरिफिकेशन स्किल नाम से उसको प्यूरिफाई कर रही होती है। और यूसुंग वहाँ पर खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। और फिर हमें पास से दिखाया जाता है तो हमें पता लगता है कि टेरेसा को जो टुकड़ा चाहिए था उसका नाम है फ्रोज़न टीयर, जो कि मैजिकल पावर को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आइटम माना जाता है। लेकिन अगर इसको प्यूरिफिकेशन किए बिना ही ऑब्जर्व किया गया तो ये यूज़र को बहुत ज़्यादा गहरा घाव दे सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा और जिनहुक दोनों के 12-12 मैजिक पॉइंट बढ़ जाते हैं या फिर कहें कि माना पॉइंट बढ़ जाते हैं। फिर जिनहुक सोचने लग जाता है कि फ्रोज़न टीयर और डीमन सोल स्टोन एक साथ रखे हुए थे। फिर जिनहुक सोचने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे फ्रोज़न टीयर इतनी आसानी से मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है कहीं पे भी मिलने के लिए इस गेम में। और फिर जिनहुक सोचता है कि टेरेसा की डिवाइन पावर की वजह से मैं ऑलरेडी अपने 12 पॉइंट मैजिक के बढ़ा चुका हूँ। और टेरेसा जिनहुक से पूछती है क्या तुम अब खुश हो, और जिनहुक बोलता है हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि टेरेसा के पास एक इन्विटेशन आता है जो कि उस रोइन का बॉस का होता है, जो कि उसको वहाँ पे बुला रहा होता है मिलने को। उस इनविटेशन में लिखा हुआ होता है कि अगर तुम लोग अपने रेड पार्टी के सभी सदस्यों को बचाना चाहते हो तो जिस रूम में मैं तुमको बुला रही हूँ वहाँ पर चुपचाप आ जाओ, और अगर तुम लोग इसको एक्सेप्ट करोगे तो कोई भी राक्षस तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई भी ट्रैप एक्टिवेट नहीं होगा। तभी टेरेसा बहुत ही ज़्यादा डरावनी शक्ल बनाते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने असोल्टर टीम को किडनैप कर लिया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग होस्टेज बन गए उनके। फिर टेरेसा जिनहुक से बोलती कि मुझे जाना होगा, चाहे मुझे सिर्फ एक ही आदमी की जान बचाने का मौका क्यों ना मिले, मुझे बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। फिर टेरेसा अपने मन में सोचने लग जाती कि क्या मैं इस बॉस को अपने दम पे अकेले हरा सकती हूँ, और अगर मैं उसको नहीं हरा पाई तो मैं भी उसका खिलौना बन के रह जाऊँगी। मैं बिना किसी सपोर्ट के जिंजो के सामने लड़ाई करने की सोच भी नहीं सकती यार, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सोचने वाली बात है, क्या अगर मैं असोल्ट टीम के साथ होती तो क्या अब भी नतीजे यही होते? क्या मैं भी उनके साथ किडनैप हो जाती? मैं सिर्फ एक ही काम करना चाहती थी, वो था लोगों को बचाना। क्या मैंने कोई गलत डिसीजन लिया था? टेरेसा की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे खड़ा यूसुंग बोलने लग जाता है कि जबकि मेरा उस रेड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और जाते जाते यूसुंग टेरेसा से बोलता है कि और हाँ, अगर तुम्हें फ़ैसला करने में दिक्कत हो रही है तो मेरी ये वाली एडवाइस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। वो जो आदमी वहाँ पे खड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान है, उसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान नहीं है, इसलिए मैं बार बार उसको चैलेंज करता रहता हूँ ताकि मैं उसको हरा सकूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं उसके बारे में पक्का जानता हूँ, वही एक ऐसा इकलौता इंसान है जो जिंजो को इस टाइम पे हरा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में। फिर यूसुंग बोलता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और ये बोलकर यूसुंग वहाँ से निकल जाता है। और फिर टेरेसा एक बड़ी प्यारी स्माइल के साथ बोलती है तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक्स। फिर टेरेसा जिनहुक से बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कमीशन दूंगी, जिनहुक क्या तुम मेरा इस रेड में साथ दोगे? फिर जिनहुक बोलता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट फीस सस्ती नहीं होगी, क्या तुम उसे अफोर्ड कर पाओगी? फिर टेरेसा बोलती है कि मैं तुम्हें जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा कॉइन ला के दूंगी, लेकिन मुझे मदद करो जिंजो को हराने में और उन लोगों को बचाने में। फिर जिनहुक सोचता है कि अच्छा तो क्या ये सच में जाने वाली है? और फिर जिनहुक बोलता है कि चलो फिर ठीक है, और वो दोनों उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सारे मॉन्स्टर थे वो सो जाते हैं जैसा कि उस मेल में लिखा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जिनहुक और टेरेसा उसी कमरे के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उस बॉस ने उनको बुलाया होता है मिलने को। फिर टेरेसा बोलती है कि यहाँ पर कितनी सारी मैजिक पावर है, यकीन नहीं हो रहा। फिर जिनहुक टेरेसा से बोलता है कि डरो मत, तुम्हें पता है ना हमारा अपोनेंट जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? टेरेसा बोलते कि हाँ ये सच है, लेकिन फिर जिनहुक बोलता है कि जीत हमेशा ताकतवर लोगों की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और फिर टेरेसा पूछती क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? फिर जिनहुक बोलता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है। फिर जिनहुक टेरेसा को बड़े ही प्यार से बोलता है कि इस दरवाजे के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम मुझ पर विश्वास रखना, मैं जो जो कर रहा हूँ बस मुझ पर विश्वास रखना। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग गेट के अंदर आ चुके होते हैं और उनके सामने बैठी होती है इस डंजन की बॉस।
और उस कमरे में चारों तरफ उसके सेवक और या फिर उसके जो मॉन्स्टर हैं डंजन के, वो खड़े होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो हाई रैंकिंग का वैम्पायर है जो असोल्टर टीम को मिला था, जिसको वो अगवा करके ले गया था अपनी ब्लड पावर से, वो भी वहीं पे खड़ा होता है। उन दोनों को उस कमरे में देखकर उस डंजन की बॉस बोलने लग जाती है कि तुम लोगों ने आखिरकार फैसला कर ही लिया यहाँ पर आने का। फिर हमको दिखाई जाती है जिंजो, जिसका पूरा नाम होता है एलिस वॉन अट्राक्सिया। मैं आज से इसको एलिस ही बुलाऊंगा। फिर एलिस बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर करके थक गई हूँ यार। फिर जिनहुक एलिस से पूछता है कि क्या वो लोग सेफ है जिनको तुमने किडनैप किया था। फिर हम लोग देखते हैं कि एलिस अपनी फिंगर ऊपर करती है और बोलती है कि तुम खुद ही देख लो। और फिर हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन ब्रेक नाम की जो स्किल थी वो डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे वहाँ पर लोग उनको दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे ही जिनहुक उन सभी लोगों को देख रहा होता है, उन्हें उन सब बंदों के बीच में एक ऐसा बंदा भी दिखाई देता है जिसको देखकर वो हैरान होता है और वो बोलता है कि पार्क हाजिन, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो यही वो आदमी है जिसने डंजन के बॉस को जगाया था। और अगर आप लोगों को पार्क हाजिन याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये पार्क खाना का भाई है। फिर एलिस उनसे बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मेरा एक ही कारण है, क्योंकि तुम लोगों से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। फिर जिनहुक बोलता है क्या खुशबू, और एलिस बोलती है हाँ खुशबू। फिर एलिस बोलती है कि ये सबसे मीठी खुशबू है जो आज तक मैंने अपनी नाक से सूंघी है। फिर एलिस अपनी जीभ पर हाथ लगाते हुए बोलती कि तुम्हारे खून की जो खुशबू है ना, वो और इंसानों से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मुझे ललचा रही है तुम लोगों को देखने के लिए। फिर जिनहुक बड़े ही अजीब तरीके से बोलने लग जाता है कि ये अचानक से मेरे खून के बारे में बात क्यों करने लग गई, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फिर एलिस जिनहुक को देखकर बोलती कि लगता है मैंने तुम्हें उदास कर दिया। और जिनहुक सोच रहा होता है कि अरे हाँ, ये एक वैम्पायर है तो ये मेरा खून ही पिएगी ना, और क्या पिएगी। फिर एलिस बड़े ही प्यारे तरीके से बोलते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको बहुत दिनों तक चलाती हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं बहुत दिनों में खाती हूँ उसको। तो मैं तुम लोगों को कम से कम 60 साल तक तो जीने का मौका दूंगी ही दूंगी, तो ज़्यादा डरो मत। फिर जिनहुक सोचने लग जाता है कि इसका मतलब मुझे इसके साथ में चिपका रहना पड़ेगा, और जबकि मेरी गर्दन में एक स्ट्रॉ लगी होगी जिससे ये रोज़ खून पिएगी। और फिर जिनहुक बोल देता है कि नहीं नहीं, ऐसी लाइफ के लिए शुक्रिया, मुझे तुम्हारा फैंसी लंच बॉक्स बन के नहीं रहना। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि जिनहुक के साइड से एक पावरफुल लेज़र चली जाती है जो कि उसके गाल को थोड़ा सा डैमेज करके जाती है। और एलिस जिनहुक से बोलती है कि किसी ने तुमसे नहीं पूछा तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तुम्हें इस मामले के बीच में बोलने की कोई इजाज़त नहीं है, तो चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मैं ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा मांगा को कवर करने की सोच रहा हूँ, तो मैं 1 से 2 घंटे का एपिसोड लाने की सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए क्या ये एलिस को हरा पाएगा या फिर नहीं, और ये हराएगा तो कैसे हराएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।